यूरोप के दरवाजे पर जंग दस्तक दे रही है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की यूक्रेन में जंग ने यूरोपीय ममालिक के लिए एक मजबूत दिफा की जरूरत को नागुज़ीर बना दिया है। इसके नतीजे में असलहा बनाने वाली यूरोपीय कंपनियों के पास ऑर्डर्स की तो भरमार हो गई, लेकिन यहाँ मसला एक साथ मिलकर काम करने का है। मिसाल के तौर पर क्या ऐसा हो सकता है कि अगर जंगी टैंक फ्रांसीसी कंपनी बनाती है तो इसके लिए गोला बारूद जर्मन कंपनी फराम करे? क्या माशी तौर पर ताकतवर ये यूरोपीय ममालिक एक मजबूत मुश्तरका दिफा के लिए कौमी सलामती से मुंसलिक मिलिट्री टेक्नोलॉजी के राज शेयर कर सकेंगे? और ऐसा करने के लिए यूरोप एक मुश्तरका दिफाई पॉलिसी बना सकता है? तो दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल मार्केट दिफा के लिए एक सिंगल मार्केट कैसे बन सकती है? यही बिजनेस बियॉन्ड की इस वीडियो का मौजू है। यूरोपीय यूनियन मुख्तलिफ ममालिक पर मुश्तमिल ब्लॉक और एक मंडी है। इसका मकसद सरहदों के पार मुनसफाना तिजारती मुकाबला है। लिहाजा इस ब्लॉक के अंदर एक कारोबारी के तौर पर आपको अपनी कौमी सरहदों से कतई नज़र यूरोपीय यूनियन में जहाँ चाहें बराबरी की सतह पर मुकाबला करने के काबिल होना चाहिए। बात यह है कि कौमी सप्लाई चेन्स आसानी से ख़त्म नहीं होती और यूरोप आज भी अपनी दिफाई ज़रूरियात के लिए इनसे भरा हुआ है। मार्केट के उसूल हमें बताते हैं कि कंपनियों को तिजारती पाबंदियों की अदम मौजूदगी में एक दूसरे से मुकाबला करना चाहिए। इसका मकसद कुछ कारोबारों को दूसरों को रास्ता देने पर मजबूर करना है, लेकिन दिफाई मसनूआत की गाहक हुकूमतें हैं, घराने नहीं, और इनकी सिर्फ कीमत के अलावा दूसरी तरजीहात भी हैं। इनमें सबसे वाज़ेह है कौमी सलामती। यूरोपीय यूनियन में दिफा इस इत्तेहाद के रुकन ममालिक पर छोड़ दिया गया है, जो फैसला करते हैं कि उन्हें किन सलाहियतों की ज़रूरत है और उन्हें कहां से हासिल करना है, या फिर बुनियादी तौर पर ऑर्डर कहां करना है। और वो अपनी मकामी कंपनियों में बहुत ज़्यादा सरमायाकारी कर रहे हैं। लफ्जी तौर पर कुछ मामलात में बहुत सी दिफाई कंपनियां या तो मुकम्मल या फिर जुज़वी तौर पर रियासत की मिल्कियत है। मेरा मतलब जाहिर है कि हम एक ऐसे माशरे के बारे में बात कर रहे हैं जो कौमी अफवाज और कौमी दिफाई हिकमत अमली के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। क्वांटम वुल्फ ब्रसेल्स में कायम थिंक टैंक ब्रूकल के दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। लिहाजा हमारी तमाम मसनूआत जैसे कारों और दीगर अशिया के लिए सिंगल मार्केट की जो मंतिक है वो बुनियादी तौर पर एक मार्केट यानी यूरोपीय मार्केट है। ये अब कौमी मंडी नहीं है, लेकिन ये मामला दिफाई मसनूआत के लिए उनकी हिफाजती नौयत की वजह से मुख्तलिफ है। But that is different for defense products because of the security nature of these products. दूसरे लफ्ज़ों में यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक अब भी बड़े पैमाने पर अपनी मकामी दिफाई सनतों पर ही मुनहसर हैं। इस किस्म की मकामी तरजीह दरअसल सिंगल मार्केट की रूह के खिलाफ है और यूरोपीय यूनियन के पास इस पर पाबंदी के कवानीन भी मौजूद हैं, लेकिन दिफा का मामला कुछ मुख्तलिफ है। यूरोपीय यूनियन के इब्तदाई मुआहदों से मुताल्लिक मतन का एक हिस्सा दिफा के लिए मुसाबकत के कवायद में अहम इस्तिस्ना मुहैया करता है। आर्टिकल 346 रुकन ममालिक को हथियारों और गोला बारूद से मुताल्लिक अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यूरोपीय यूनियन के कवानीन से दूरी इख्तियार करने की इजाज़त देता है। मिसाल के तौर पर रुकन ममालिक खुद को मतलूब साजो सामान तेज़ी से हासिल करने और अपने दिफाई राजों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस बात को महदूद कर सकते हैं कि बड़े दिफाई मुआहदों के लिए कौन बोली लगाता है। ये बात तो समझ में आती है ना? फ्रांस से जौहरी आबदोज़ों के लिए टेंडर पर गौर करें। कोई भी पेरिस से इस तरह की हसास टेक्नोलॉजी की वजाहतें शेयर करने की तवक्को नहीं कर सकता। ये तमाम रियासती राज हैं, लेकिन रिकॉर्ड प्लेयर्स की फराहमी से मुतालिक मुआहदे का क्या? ये 2008 में फिनलैंड में सामने आने वाला एक हकीकी केस है। हुकूमत ने बहरी फौज के एहलकारों की सोनार ट्रेनिंग में इस्तेमाल होने वाले रिकॉर्ड प्लेयर्स के लिए 1.6 मिलियन यूरो के दिफाई मुआहदे का ऐलान किया, लेकिन जब ये मुआहदा हासिल करने में नाकाम रहने वाली कंपनियों में से एक ने मुकदमा दायर किया तो फिनलैंड की हुकूमत ने आर्टिकल 346 का हवाला दिया। ये आर्टिकल यूरोपीय यूनियन में बदनाम हो चुका है। कौमी राजों की हिफाजत करने के बजाय ये रुकन ममालिक के लिए मुनसफाना मुसाफकत के कवानीन से बचने का एक तरीका बन गया है। इसके ज़रिए रुकन ममालिक दिफाई मालूमात समेत अपनी मुंतखब सनतों को तहफ़्फ़ुज़ दे सकती हैं। अदालतें इसको रद्द करती हैं। यूरोप की आला तरीन अदालत ने रिकॉर्ड प्लेयर्स के केस में फिनलैंड की हुकूमत का मुकदमा खारिज कर दिया और अदालत ने आर्टिकल 346 की अपनी तशरीह में भी सख्ती इख्तियार कर ली, लेकिन रुकन ममालिक के पास अभी भी इस हवाले से काबिल ज़िक्र रियायतें मौजूद हैं। हमारे पास अभी तक कोई मुश्तरका यूरोपीय सिक्योरिटी और दिफाई पॉलिसी नहीं है। हांस क्रिस्टोफ जर्मन दिफाई सनत की एसोसिएशन के सरबराह हैं। ये मुल्क के सबसे बड़े दिफाई खिलाड़ियों के लिए लॉबिंग करते हैं।
हमारे यहाँ ऐसी हुकूमतें हैं जो ताकत के खेल के तौर पर अपनी सनतों की हिमायत करने पर बहुत ज्यादा मुसर हैं। सन 2020 में जर्मनी में अहम दिफाई टेक्नोलॉजीज की खरीदारी को आर्टिकल 346 का तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। ये मकामी सनत के लिए सूदमंद होनी चाहिए थी, लेकिन बर्लिन हुकूमत हालिया अदालती फैसलों के बाद इस इस्तिस्ना को इस्तेमाल करने से हिचकिचा रही है। इधर जर्मन दिफाई सनत कई साल कबल एक बड़ा दिफाई ठेका एक डच फर्म को दिए जाने पर अभी तक भरम है। ये तकरीबन 6 बिलियन यूरो का कॉन्ट्रैक्ट था जो डच कंपनी डैमन को 4 नए बहरी जंगी जहाज़ों की तैयारी के लिए दिया गया था। हम अपना अब तक का सबसे बड़ा फ्रैगेट ऑर्डर एक डच कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे हैं जो यकीनन मुसाबकत के यूरोपीय ख्याल के मुताबिक है। ताहम यूरोप में अपनी बहरी जहाज साजी की सनत रखने वाले दीगर बड़े ममालिक में से किसी ने भी ऐसा नहीं किया होगा। यूरोपीय सनत खेल के लिए नाहमवार मैदान के बारे में शिकायत कर सकती है, लेकिन ब्रसल्स के लिए अब भी एक बड़ी तशवीश रुकन ममालिक की एक दूसरे के साथ ताउन में कमी की है और बिलाखिर 27 ममालिक की अलग अलग दिफाई पॉलिसियों के अखराजात और इनकी कौमी तरजीहात एक इजाफी मामला है। यूरोपीय यूनियन के रुकन मुल्कों ने 2022 में दिफा पर 240 बिलियन यूरो खर्च किए। एक हालिया मुताले से पता चला है कि अगर ब्लॉक के रुकन ममालिक मुश्तरका तौर पर जंगी साजो सामान को बेहतर तरीके से ऑर्डर और तैयार करें तो ये 75 बिलियन यूरो की बचत कर सकते हैं। ताहम इस नौयत का ताउन शायद ही होता हो। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि 20% से भी कम खरीदारी बाहिमी ताउन के साथ की जाती है और इस ताउन की तारीफ कम अज कम 2 मुल्कों की वजारत दिफा के माबेन इश्तराक है। बाहिमी ताउन की ये सतह यूरोपीय यूनियन के अपने मुकर्रर करदा अहदाफ से बहुत कम है। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ खालिस्तन फौजी नुक्ता नज़र से दरकार कंपनियां तादाद से ज्यादा हैं और मसनूआत में ज़रूरत से ज्यादा तनव्वो है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये किसी हद तक नाअहली है। यूरोप ने हालिया दिहाइयों में दिफा पर अखराजात कम किए हैं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं। इससे न सिर्फ दिफाई सलाहियत मुतासर होती है बल्कि चीज़ों की दोबारा तैयारी शुरू करने के लिए बहुत सारे वसाइल दरकार होते हैं। इसके नताइज गुज़िस्ता 2.5 सालों में दर्दनाक तौर पर जाहिर हुए हैं। 155 मिलीमीटर शेल की पैदावार का मामला ही देख लें। ये एक आम सा गोला है जिसे पूरे यूरोप में मुतादिद मैन्युफैक्चरर्स तैयार करते हैं, लेकिन यूक्रेन जंग के आगाज़ पर यूरोपीय यूनियन के पास इसके ज़ख़ीरे की कमी थी और रुकन ममालिक में इस गोले की बड़ी पैमाने पर ज़्यादा पैदावारी सलाहियत का भी फुकदान था। ब्रसल्स ने पैदावार बढ़ाने का अज़म किया और 2024 के अवाइल तक यूक्रेन को 1 मिलियन गोले देने का वादा किया, लेकिन रुकन ममालिक इसमें नाकाम रहे। अगर आप बहुत सारे माहिरीन से पूछें तो वो कहते हैं कि ये शुरू से ही एक गैर हकीकी हदफ था। टेरी शुल्ट्ज ने आर्टिलरी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए यूरोपीय यूनियन की कोशिशों की कवरेज की है। लिहाजा उन्हें कई दहाइयों से टुकड़े टुकड़े हुई पड़ी हथियारों की सनत पर दोबारा अपनी तवज्जो मरकूज करनी पड़ी और अचानक एक ऐसी चीज तैयार करने की जरूरत दरपेश आई जिसकी उन्हें पहले कभी इतने बड़े पैमाने पर जरूरत नहीं थी। एक और मसला ये है कि पूरे यूरोप में 155 मिलीमीटर शेल की पैदावार में मामूली फर्क है। इससे इस बात का इम्कान हो जाता है कि किसी एक सनतकार को पैदावार में तौसी के अखराजात को पूरा करने के लिए काफी बड़ा ऑर्डर मिलेगा। और मैन्युफैक्चरर्स कह रहे हैं बराह करम हमारी सूरत हाल को समझें। हम गोलों की सिर्फ वो तादाद तैयार कर सकते हैं जिनका ऑर्डर दिया जाता है और इनकी अदायगी की जाती है। लिहाजा अगर आपके पास बड़े पैमाने पर ऑर्डर देने वाली हुकूमतें नहीं हैं तो हम ये गोले नहीं तैयार कर सकते। अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के साथ साथ यूरोपीय यूनियन के अराकीन ने तेजी के साथ बैरूनी ममालिक से शेल खरीदे हैं। अच्छी खबर यह है कि सूरत हाल बेहतर होती दिखाई दे रही है और इसकी वजह यूक्रेन जंग की वजह से यूरोपीय हुकूमतों को मिलने वाली तहरीक है। मुख्तलिफ ममालिक यूरोपीय यूनियन के ताउन से अपने यहाँ गोलों की पैदावार बढ़ा रहे हैं। इनमें से ज़्यादातर रुकन ममालिक गोला बारूद मुश्तरका तौर पर ऑर्डर कर रहे हैं और कुछ कंपनियां तौसी कर रही हैं। जर्मन शहर डुसलडॉर्फ के बाहर कायम राइन मेटाल को ही देख लें। ये यूरोपीय बरे-आज़म में तोप के गोलों के एक बड़े मैन्युफैक्चरर हैं। ये आमतौर पर जंगी टैंकों का अहम मयार समझे जाने वाले लियोपर्ड टैंक के पुर्जे भी तैयार करते हैं। कंपनी की ऑर्डर बुक्स भरी हुई हैं और ये सिर्फ जर्मन हुकूमत की तरफ से दिए गए ऑर्डर्स ही नहीं बल्कि कंपनी के मुनाफे की शरह भी काफ़ी सेहतमंद है और शायद इसीलिए कंपनी तौसीह के मूड में भी है। राइन मेटाल ने जर्मन रियासत लोअर सैक्सनी में गोला बारूद के लिए एक नई पैदावारी सहूलत का आगाज किया है। इसने यूक्रेन में 155 मिलीमीटर के गोलों के लिए प्रोडक्शन लाइन बनाने के मंसूबों का भी ऐलान किया है। सवाल यह है कि यहाँ से चीजें क्या रुख इख्तियार कर सकती हैं।
کیا رائن میٹال جیسی کمپنی انضمام یا کسی دوسرے ملک سے بڑی پرائم کمپنی کو خرید کر پہلے سے بھی بڑی ہو سکتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو رائن میٹال بھی پوچھ رہی ہے۔ ایک جرمن اخبار کے ساتھ انٹرویو میں رائن میٹال کے سی ای او آرمین پاپرگیر نے 2 ملکوں کے امتزاج والی فرانسیسی جرمن کمپنی KND یا اٹلی کی لیونارڈو ایس کی طرز پر دیگر بھاری بھرکم یورپی کمپنیوں کے ساتھ مل کر کام کرنے پر آمادگی دکھائی۔ پاپرگیر نے کہا، اگر ہم امریکیوں کے ساتھ لیگ میں کھیلنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی حل ہے، ہمیں اسلحہ سازی کے لیے یورپی چیمپئن کی ضرورت ہے۔ لیکن KNDS اور لیونارڈو دونوں ہی جزوی طور پر سرکاری ملکیت ہیں، اس لیے کسی بھی اتحاد سے قبل یورپی حکومتوں کا اتفاق رائے ضروری ہوگا۔ یورپ کی بکھری ہوئی دفاعی صنعتوں کو مضبوط کرنے کی کوشش بارودی سرنگوں سے بھرے ہوئے میدان میں چلنے جیسی ہے، لیکن اگر آپ اپنے حریفوں کو شکست نہیں دے سکتے یا ان کے مالک نہیں بن سکتے تو پھر ان کے ساتھ مل کیوں نہ جائیں؟ کئی دہائیوں سے یورپ کی کچھ بڑی دفاعی کمپنیاں مہنگے فوجی ساز و سامان پر زیادہ کام کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، جیسے ٹینک، ہوائی جہاز، میزائل۔ ایسے بڑے پروگرام جن کے نتائج میں دہائیاں لگ سکتی ہیں، یہ اکثر قیمتوں میں بھی بڑے اضافوں کا شکار ہوتے ہیں۔ جب یورپی یونین کے رکن ممالک اکیلے خریداری کرتے ہیں تو یہ اکثر زیادہ مہنگا پڑتا ہے اور کسی چیز کی تیاری کے لیے رکن ممالک میں کام دہرائے جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ 2017 کے ایک جائزے سے معلوم ہوا کہ یورپ کے پاس امریکہ کے مقابلے میں ہتھیاروں کے تقریباً 6 گنا مختلف نظام موجود ہیں، جو دراصل بہت سے قومی پروگراموں کی پیداوار ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم اس بارے میں تبادلہ خیال کرتے آئے ہیں۔ ٹم لارنسن دفاعی صنعت میں مشیر اور برطانیہ میں انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز کے تجزیہ کار ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ مشترکہ منصوبوں کے لیے ماضی کی کوششیں اکثر اچھی ثابت نہیں ہوئیں اور کچھ تو تقریباً تباہ کن رہے ہیں۔ بہت سارے تعاون یا تو تکمیل کے مراحل میں ناکام رہے اور یا تو وہ اچھی پروڈکٹ ڈیلیور نہیں کر سکے، اور اگر ان کی پروڈکٹ بری نہیں بھی تھی تب بھی اس پر اٹھنے والی لاگت تکلیف دہ تھی۔ مشترکہ پیداوار کا مقصد پارٹنر ممالک کا مل کر بڑے اخراجات اٹھانا اور اس دوران ہر ملک کے لیے انفرادی سطح پر پیداواری لاگت کم رکھنا ہے۔ یورپی ممالک کے اشتراک کا ایک اور منصوبہ یورو فائٹر جیٹ ہے۔ یہ لڑاکا طیارہ برطانیہ، اسپین، جرمنی اور اٹلی کے مشترکہ منصوبوں کا نتیجہ ہے۔ ان کے پاس اب تقریباً 700 طیاروں کی تیاری کا آرڈر ہے، جو کہ ایک مثبت اشارہ ہے، لیکن اس کی شروعات بھی ایک مشکل عمل تھا۔ سن 2003 میں طیارہ مکمل ہونے سے قبل یہ منصوبہ برسوں کی تاخیر اور لاگت میں بے تحاشا اضافے کا شکار ہوا۔ یورو فائٹر کے معاملے میں بھی کام کو اس طریقے سے بانٹنا مشکل تھا کہ جسے ہر پارٹنر مناسب سمجھتا ہو، اور یہی وہ مسئلہ ہے جو جنگی ٹینک MGCS کو بھی درپیش ہے۔ اس منصوبے کے دونوں شراکت داروں کو کام کی تقسیم کے معاملے پر اکٹھے ہونے میں برسوں لگ گئے۔ بالآخر جرمن اور فرانسیسی دفاع کی وزارتوں کو اس میں شامل ہونا پڑا۔ انہوں نے اپریل میں باضابطہ طور پر ایک معاہدے پر دستخط کیے، اگرچہ ابھی تک یہ واضح نہیں کہ اس ٹینک پر مرکزی گن کی تنصیب کس کے حصے میں آئے گی، یا پھر اس پر کوئی فیصلہ بھی کیا جا رہا ہے یا نہیں۔ لیکن کچھ مشترکہ یورپی منصوبے کامیابی سے بھی ہمکنار ہوئے۔ MBDA برطانیہ اور اٹلی کے اہم ترین دفاعی ٹھیکیداروں اور بین الیورپی فرم ایئربس پر مشتمل ایک میزائل کنسورٹیم ہے۔ MBDA 2 دہائیوں سے زائد عرصے میں یورپی اداروں کے ایک ملغوبے کے درمیان اشتراک کے ذریعے عمل میں آیا۔ اسے جو چیز منفرد بناتی ہے وہ ہے کارپوریٹ گورننس۔ اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا تقرر ہر اسٹیک ہولڈر کرتا ہے، لیکن ان کا انتخاب اپنے ممالک کے بجائے کمپنی کے لیے مل کر کام کرنے کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ اس کے تیار کردہ میزائل ٹورس اور میٹیئر یورپ بھر کے مختلف پلیٹ فارمز کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ MBDA یورپ میں سب سے زیادہ مضبوط دفاعی کمپنی ہے، جس سے میرا مطلب ہے کہ یہ ایک بین السرحدی کمپنی کے طور پر آگے بڑھ گئی ہے تاکہ یہ ان نام نہاد سنگل کمپنیوں کی طرح کے خاتمے سے بچ سکے۔ MBDA اس بات کی ایک اچھی مثال ہے کہ یورپی یونین کیا چاہتی ہے، ایسی حقیقی کمپنیاں جو متعدد صارفین کو خدمات فراہم کر سکیں۔ یورپی یونین دہائیوں سے MBDA کی طرز پر مشترکہ خریداری کے لیے ترغیب دیتی آئی ہے، تاہم اس سلسلے میں اسے کوئی قابل ذکر کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ لیکن اب ان کے پاس ایسے نئے منصوبے ہیں جو پہلے کے مقابلے میں زیادہ پرکشش ہیں۔ برسلز نے 2022 سے 2027 کے درمیان 3 یا اس سے زائد یورپی ممالک کے درمیان مشترکہ پروگراموں کے کچھ اخراجات پورے کرنے کے لیے 2 بلین یورو مختص کیے ہیں۔
اس نے چند نئے پیمائشی اقدامات بھی ترتیب دیے ہیں جن میں 2030 تک یورپی یونین کے اندر دفاعی تجارت اس کے تمام دفاعی اخراجات کی کل مالیت کے 35% تک بڑھ جائے۔ یورپی اتحاد یہ بھی چاہتا ہے کہ رکن ممالک اسی سال تک کم از کم 40% فوجی ساز و سامان باہمی تعاون سے خریدیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگرچہ یہ عزم صحیح سمت میں ایک قدم ہے، لیکن یہ ابھی بھی کافی رقم نہیں ہے۔ اگر آپ بالکل شروع سے ایک یورپی دفاعی صنعت قائم کرنا چاہتے تو یہ بالکل ایسی نہ دکھائی دیتی جیسے کہ ابھی ہے۔ آپ کام کی بہتر تقسیم کا تصور کر سکتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ فرانس طیارے اور جرمنی ٹینک بنا سکتا تھا، لیکن ایک بار پھر یورپی یونین میں چیزوں کو ترتیب دینے کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ یورپی یونین ایک انتہائی بکھری ہوئی صنعت کو بہتر طور پر منظم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اتحادی زیادہ خرچ کر رہے ہیں، مل کر خریداری کے آرڈر دے رہے ہیں اور مزید تعاون کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ دفاعی کمپنیاں پھل پھول رہی ہیں اور مزید وسعت کی تلاش میں ہیں، لیکن جب تک وہ سیاسی رکاوٹوں کو عبور نہیں کر لیتی، وہ کسی بھی بڑی پیش رفت کے لیے جدوجہد کرتی رہیں گی۔ اور یہ صورتحال ہمیں ایک بڑے اور بنیادی سوال کی طرف واپس لے جاتی ہے: کیا یورپی یونین کبھی ایک مشترکہ دفاعی پالیسی بنا سکتی ہے؟ کیا 27 مختلف اقوام میں ایسا ممکن ہے؟ ایک بات تو واضح ہے کہ یوکرینی جنگ نے یورپی براعظم کو نیا حوصلہ دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ اسے کتنی دور لے جائے گی۔ بزنس بیونڈ کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ عالمی اقتصادی امور کو نئے اور دلچسپ زاویوں سے جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہماری پلے لسٹ میں موجود دیگر ویڈیوز ضرور دیکھیں، اور آپ اس موضوع کے حوالے سے اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں اور ایک تعمیری مکالمے کے ساتھ اپنی، ہماری اور دیگر صارفین کی معلومات میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ ابھی کے لیے مجھے عرفان آفتاب کو اجازت دیجیے۔ بہت جلد آپ سے ہماری سیریز بزنس بیونڈ کی اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔